हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बच्चों मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 2, जो कि मेटलर्जी के नाम से जाना जाता है। एंड मेटलर्जी का मीनिंग क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ओर्स। क्योंकि आप सब लोग ये अच्छे से जानते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो इम्प्योर फॉर्म में या ओर्स के फॉर्म में मिलते हैं, और उनको प्योर मेटल के फॉर्म में जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वो कहलाता है मेटलर्जी। वो पूरा प्रोसेस आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, किस तरह से मेटल्स फाइंड आउट होते हैं और उनसे इम्प्योरिटीज को कैसे सेपरेट आउट किया जाता है, और उस पूरे प्रोसेस को ही हम मेटलर्जी कहते हैं। सो लेट्स बी बिगन। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, अकरेंस ऑफ मेटल्स। एक्चुअल में जो मेटल्स होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं और किस तरह से अर्थ पर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अकरेंस ऑफ मेटल्स की, यानी कि मेटल्स किस रूप में हमको मिलते हैं। तो मोस्टली देखा होगा आपने, माइंस के बारे में सुना होगा कि माइंस जो होती हैं वहां से बहुत सारे मिनरल्स निकाले जाते हैं। तो मोस्टली मिनरल्स जो होते हैं या जो भी मेटल्स होते हैं वो डग आउट करके निकाले जाते हैं। तो देखिए वो कहाँ पर होते हैं? अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं, सी वाटर में प्रेजेंट हो सकते हैं, कुछ फ्री स्टेट में भी प्रेजेंट होते हैं, एंड कुछ फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स के रूप में, यानी कंपाउंड्स के फॉर्म में भी। अर्थ क्रस्ट में या सी वाटर में जो भी मिलते हैं मेटल्स, वो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं, या तो वो फ्री स्टेट में हो सकते हैं या फिर वो कंपाउंड्स के फॉर्म में हो सकते हैं। कंपाउंड के फॉर्म्स में जब वो होते हैं तो या तो वो कार्बोनेट्स हो सकते हैं, या ऑक्साइड्स हो सकते हैं, या फिर वो सल्फाइड्स के रूप में मिलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मेटल्स से रिलेटेड, यानी इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि मेटल्स जो होती हैं वो मिनरल्स या माइंस से निकाली जाती हैं। तो मिनरल्स का आपने वर्ड सुना होगा। मिनरल एक कॉमन वर्ड है और आप सबको मालूम है कि मिनरल्स आर फाउंड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। मिनरल्स जो होते हैं वो नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट्स होते हैं, नेचर में मिलने वाले एलिमेंट्स, जिनको हम अर्थ का क्रस्ट से डग आउट करके निकालते हैं, यानी उनको खोद के निकाला जाता है। और उसी उसमें सेंस में हम कहते हैं कि माइंस बनाई जाती हैं। माइंस आपने सुना होगा। माइंस जो होती हैं वहां से मिनरल्स को डग आउट किया जाता है, उनको खुदाई करके निकाला जाता है। फिर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर अभी एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज आएगी। सबसे पहले हम सेकंड टर्म की बात करते हैं, ये कहलाते हैं ओर्स। तो एक्चुअल में ओर्स क्या होते हैं? ओर्स आर ऑल्सो मिनरल्स। ठीक है। ओर्स मिनरल्स ही होते हैं, लेकिन ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनमें से मेटल्स को निकाला जा सकता है कन्वीनियंटली और इकोनॉमिकली। ठीक है। तो ऐसे मिनरल्स जिनमें से मेटल्स को इकोनॉमिकली, यानी कि आप कह सकते हो चीपेस्ट फॉर्म में निकाला जा सके, लार्ज अमाउंट में जहां पर मेटल्स प्रेजेंट होती हैं, वो ओर्स कहलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है जो आपने एसएसटी में भी पढ़ा होगा कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स। सारे ओर्स मिनरल्स होते हैं, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते हैं। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? तो आइए यहाँ पर हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस। को क्या कहता है सेंटेंस? ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। इसका मतलब जितने भी ओर्स होते हैं वो सब मिनरल्स होते हैं, लेकिन सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते हैं। आप कैसे इसको समझ सकते हैं? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे मिनरल्स जिनमें से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है इकोनॉमिकली, वो मिनरल्स क्या कहलाते हैं? ओर्स कहलाते हैं। तो ओर्स तो सारे मिनरल्स होते हैं, लेकिन सारे मिनरल्स में से हम मेटल्स को नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसमें इम्प्योरिटीज की परसेंटेज ज्यादा होगी और वहां से मेटल्स बहुत कम क्वांटिटी में निकलेंगे, तो वो जो मिनरल होगा वो इतना कॉस्टली होगा उसमें से मेटल को निकालना कि वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। इसलिए ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। सारे मिनरल्स में से मेटल्स को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो ओर्स नहीं होते हैं। तो ओर्स बेसिकली क्या हो गए? ओर्स बेसिकली मिनरल्स ही होते हैं जिनमें से हम मेटल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बहुत कन्वीनियंटली और बहुत इकोनॉमिकली, यानी उनके अंदर मेटल्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है।
लार्ज अमाउंट ऑफ मेटल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनको हम ओर्स कहते हैं। एक्चुअल में वो मिनरल्स ही होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ये अच्छे से समझ आ गया होगा। कभी कभी इस सेंटेंस को जस्टिफाई करवा लेते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट टर्म बच्चों यहाँ पर आती है गैंग। गैंग गुंडे वाला कोई गैंग नहीं है ये। गैंग का मतलब होता है इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर्स। ओर्स के अंदर मेटल्स प्रेजेंट होती हैं, उसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज, क्योंकि जैसा कि मैंने भी आपको बताया मिनरल्स जो होते हैं अर्थ क्रस्ट से डग आउट करके निकाले जाते हैं, खुदाई करके निकाले जाते हैं माइंस से मिनरल्स की फॉर्म में, और उनके साथ जो ओर्स हैं, मतलब जो भी निकलेगा मटेरियल वो ओर कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। स्टोन्स के रूप में हो सकती है, सैंड के रूप में हो सकती है, या केमिकल सब्सटेंसेस के रूप में हो सकती हैं, जो उनके साथ अटैच्ड होते हैं मेटल्स के साथ। तो ऐसी इम्प्योरिटीज जो कि मेटल्स के साथ अटैच्ड होती हैं वो ओर कहलाती हैं, और उसी मतलब वो ओर्स के साथ अटैच्ड होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लक्स। द सब्सटेंस विच आर मिक्सड विद मॉल्टन ओर टू रिमूव इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड फ्लक्स। जब हम ये प्रोसेस पूरा पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कहीं कहीं पर हम जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उनको मेल्ट कर लेते हैं, जो हमारे पास मटेरियल है उसको मेल्ट कर लेते हैं, और फिर उसके अंदर से इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है। तो मॉल्टन ओर्स जो होते हैं, ठीक है, मॉल्टन ओर्स के अंदर कुछ सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाता है, जिससे कि उनके अंदर जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं वो उन सब्सटेंसेस के साथ मिक्स हो जाती हैं, और उनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, वो फ्लक्स कहलाता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि मॉल्टन ओर में मिक्स किए जाते हैं इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, उनको हम फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। एक और प्रोसेस आता है जिसको हम कहते हैं, जिसमें एक जो सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम स्लग कहते हैं। ठीक है। और वो किससे फॉर्म होता है? इम्प्योरिटीज प्लस फ्लक्स। जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं उनके साथ जो फ्लक्स यानी जो मटेरियल हम डाल रहे हैं उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। वो लाइट होता है, और लाइट होने की वजह से वो ऊपर सरफेस पर आ जाता है मॉल्टन मेटल के, और फिर उसको रिमूव आउट कर दिया जाता है, तो वो कहलाता है स्लग। ठीक है। तो गैंग प्लस फ्लक्स, इसको हम कहेंगे स्लग। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वो कहलाता है मेटलर्जी। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स के एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है, कहाँ से? ओर्स से, उसको उस पूरे प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स इज नोन एज मेटलर्जी। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यानी वीआईपी टर्म है, जिसको शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में पूछा जा सकता है। तो आपको मेटलर्जी का मीनिंग पता होना चाहिए। वैसे तो ये सारे ही जो टर्म्स हैं ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में यानी वेरी शॉर्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपना प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं मेटलर्जी या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ये 3 मेन पार्ट होते हैं इसके। एक फर्स्ट पार्ट कहलाता है एनरिचमेंट ऑफ ओर, दूसरा कहलाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एंड तीसरा कहलाता है रिफाइनिंग ऑफ ओर्स। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स का दूसरा नाम कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स भी होता है। ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का मतलब होता है कि ओर्स के अंदर जो भी मेटल्स प्रेजेंट हैं उनको कंसंट्रेट किया जाता है, जिससे कि उस ओर के अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं जो इजीली अलग हो सकती हैं उनको अलग कर लिया जाए, और हमारे पास कंसंट्रेटेड ओर बच जाती है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। फिर वो जो ओर्स मिलते हैं हमको जिनके अंदर ज्यादा अमाउंट में मेटल्स होती हैं, वहां से फिर एक्सट्रैक्शन किया जाता है मेटल्स का, और फिर जो मेटल्स मिलती हैं वो बिल्कुल प्योर नहीं होती हैं, तो उनको प्योर फॉर्म में लाने के लिए फिर उनकी प्योरिफिकेशन करना पड़ता है। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो आइए हम डिस्कस करने वाले हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस, जिसको हम कह रहे हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर या कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम ओर्स इज कॉल्ड एनरिचमेंट ऑफ ओर्स या कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। किसी भी ओर्स के अंदर से उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं जिनको हम इजीली अलग कर सकते हैं, उस पूरे प्रोसेस को एनरिचमेंट ऑफ ओर्स कहा जाता है, या कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स भी कहते हैं।
सबसे पहले बच्चों इसके लिए आपके जब ओर्स को निकाला जाता है तो वो बहुत बड़े बड़े स्टोन्स या रॉक्स के रूप में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो उनको ग्राइंड किया जाता है। ठीक है, ग्राइंडिंग इसका बेसिक एक फंडा होता है। उसके बाद उसके साथ ये डिफरेंट प्रोसेसेस किए जाते हैं और वहां से जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं उनको अलग कर लिया जाता है, और इस तरह से हमारे पास जो ओर बचता है वो कैसा होता है, कंसंट्रेटेड होता है, या उसके अंदर मेटल की परसेंटेज ज्यादा होती है, एनरिच होता है वो मेटल से, इसलिए उसको एनरिचमेंट ऑफ ओर भी कहा जाता है। तो फर्स्ट प्रोसेस है हाइड्रोलिक वॉश, सेकंड है मैग्नेटिक सेपरेशन, थर्ड है फ्लोटेशन एंड फोर्थ इज केमिकल सेपरेशन। आइए इनको डिस्कस करते हैं अब। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले हम ग्राइंड कर लेते हैं ओर को, तो उस ग्राइंडेड ओर को वॉश किया जाता है वाटर के साथ, खुले पानी के साथ उसको वॉश कर लेते हैं। लेकिन उसको वॉश करने के लिए इस तरह का एक प्रोसेस यूज किया जाता है, जहां पर देखिए ढलान पर इस तरह से क्रश्ड ओर को डाला जाता है और वाटर उसके ऊपर फ्लो कर दिया जाता है। उसके साथ क्या होता है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो वॉश हो जाती हैं पानी के साथ। ठीक है, जैसे धूल मिट्टी और स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स या जो भी और कुछ प्रेजेंट होता है ऐसा कि पानी के साथ बह जाता है, तो वो सारी चीजें उसमें से रिमूव हो जाती हैं। हैवी मेटल्स जो होता है वो यहाँ हमको मिल जाता है। इस तरह से ये एक प्रोसेस हो गया हाइड्रोलिक वॉश का, मतलब बहुत तेज खुले वाटर के साथ उसको वॉश ऑफ कर दिया जाता है, जिससे कि इम्प्यूरिटीज सेपरेट आउट हो जाती हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो कहलाता है मैग्नेटिक सेपरेशन। ये ऐसे ओर्स के लिए यूज किया जाता है जो कि मैग्नेटिक होते हैं, यानी कि ऐसे ओर्स जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, और इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती हैं। उस तरह के केसेस में मैग्नेटिक सेपरेशन को यूज किया जाता है। एंड यहाँ पर इस तरह से देखिए दो व्हील्स होते हैं, इन व्हील्स के ऊपर एक रोलर लगा हुआ होता है, और जो भी ग्राइंडेड ओर है उसको यहाँ पर इस तरह से पुट किया जाता है। तो ये जब ये रोल होता है, बेल्ट रोटेट होता है दो पुलीज के ऊपर, तो इसमें से एक मैग्नेटिक रोलर होता है। फर्स्ट वाला जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये मैग्नेटिक रोलर है। अब जब यहाँ से ये ओर के पार्टिकल्स इस बेल्ट के ऊपर आते हैं तो देखिए जो मैग्नेटिक ओर होता है वो इसके साथ चिपक के यहाँ नीचे तक आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो रोल है पूरा व्हील जो है ये मैग्नेट से बना हुआ है, तो मैग्नेटिक ओर्स जो होंगे वो तो इसके साथ चिपक के यहाँ तक आ जाएंगे, और जो इम्प्योरिटीज होंगी क्योंकि वो चिपकेंगी नहीं, इसके साथ अट्रैक्ट नहीं होंगी, इसलिए वो दूर गिर जाएंगी। तो इस कंडीशन में यहाँ पर नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाते हैं और यहाँ पर मैग्नेटिक पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, और इन दो जो आपके ढेर बन गए हैं वहां से हम इसके जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो हमारे पास और आया वो एनरिच होगा, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक सेपरेशन किया जाता है फॉर मैग्नेटिक ओर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस कहलाता है बच्चों फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ, फ्रोथ का मतलब है झाग बना। ठीक है, तो झाग कहाँ जाते हैं, सरफेस पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रोसेस में सॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो होती हैं उनको सेपरेट आउट किया जाता है ओर्स से। ठीक है, एंड ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है मेनली सल्फाइड ओर्स के लिए। इसमें जो ग्राइंडेड ओर होता है देखिए उसको हम ले लेते हैं एक किसके अंदर, टैंक के अंदर। टैंक के अंदर वाटर फिल कर दिया जाता है एंड इस वाटर के साथ पाइन ऑयल मिक्स कर दिया जाता है। अब आप जानते हैं वाटर एंड ऑयल दो सेपरेट सेपरेट लेयर बनाते हैं, तो ऑयल जो होगा वो हमेशा ऊपर रहेगा और जो वाटर है वो नीचे की सरफेस पर होगा। उसके बाद यहाँ पर कम एयर जो होती है वो कंप्रेस्ड पंप से एयर इसके अंदर डाली जाती है। देखिए यहाँ पर एक पंप है और इस तरह से ये एयर इसके अंदर पुश की जाती है। यहाँ पर ये जो आपको होल दिखाई दे रहे हैं इनमें से एयर बाहर आती है, और जब एयर यहाँ से बाहर आती है तो झाग बनने लगते हैं। वो जो झाग होते हैं वो सल्फाइड पार्टिकल्स को लेके ऊपर आ जाते हैं। बबल्स जो बनेंगे वो सल्फाइड पार्टिकल्स के साथ चिपक जाएंगे और वो ऊपर सरफेस पे आ जाएंगे, और इस तरह से सल्फाइड और जो होगी फिर हम उसको नेक्स्ट उसमें ट्रांसफर कर लेते हैं नेक्स्ट बर्तन में, और इस तरह से वो और सेपरेट आउट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो और पार्ट सल्फाइड और के जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट वेटेड हो जाते हैं, किसकी वजह से, क्योंकि बबल्स के साथ वो अटैच्ड हो गए हैं, इसलिए उसको इस तरह से सेपरेट आउट कर लिया जाता है। और ये सल्फाइड ओर्स के लिए किया जाता है जिंक ब्लेंड या गैलेना लेड सल्फाइड के साथ। क्लियर।
नेक्स्ट प्रोसेस कहलाता है बच्चों केमिकल रिफाइनिंग। इस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी एनरिचमेंट किया जाता है ओर का, उसके अंदर केमिकल का यूज किया जाता है। इस प्रोसेस को हम लीचिंग का प्रोसेस भी कहते हैं। तो ग्राइंडेड ओर को एसिड या बेस के साथ ट्रीट किया जाता है, विच कैन डिजोल्व द ओर नॉट द इम्प्योरिटीज। तो ये एसिड या बेस जो इसमें यूज किया जाता है वो ओर को डिजोल्व कर लेता है अपने अंदर, इम्प्योरिटीज को डिजोल्व नहीं करता है, और उस तरह से हमारे पास जो लिक्विड मिलेगा वो कैसा होगा, एनरिच विद ओर्स। ठीक है, तो ये बॉक्साइट ओर के एक्सट्रैक्शन के लिए, जहां पर बॉक्साइट क्या होता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम आपको मालूम है एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह से काम करता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। तो इसके साथ बेस मिक्स कर दिया जाता है NaOH, और इस कंडीशन में जो फॉर्म होता है वो सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म होता है, वाटर अलग हो जाता है। तो इस तरह से केमिकल रिफाइनिंग में हम इसको एनरिच कर सकते हैं या इसको कंसंट्रेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेसेस हमारे आगे के स्टार्ट हो जाते हैं। तो बच्चों अभी जो हम मेटल्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, या जो एनरिचमेंट ऑफ मेटल्स। मेटल्स को हम कैसे सेपरेट आउट करें ओर्स में से। अभी तक तो हमने जो क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स किया। सेकेंड वाला जो पार्ट था वो है एनरिचमेंट ऑफ मेटल्स। तो यहाँ पर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो मेटल्स होती हैं वो एक सीरीज में अरेंज की गई हैं, जिसको हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। उसमें जो आपको मालूम है कि अपर जो मेटल होती हैं वो बहुत हाईली रिएक्टिव होती हैं, मिडिल वाली जो मेटल्स होती हैं वो कम रिएक्टिव होती हैं, और जो सबसे लास्ट में होती हैं वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। इसी के ऊपर बेस्ड हमारा आगे का जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स वाला पार्ट है वो इसी के ऊपर बेस्ड होता है। तो हम तीन पार्ट्स में इनको डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट वेरी रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, तो चलिए आगे इस तरह से देखिए। ये अभी हम स्टेप्स देख रहे हैं यहाँ पर, स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। ओर्स जो मिला हमको वो कंसंट्रेटेड ओर है, उसके हमने तीन पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लिया। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज एंड मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि इन तीनों के जो प्रोसेसेस हैं वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होती हैं तो डायरेक्टली उनके मोल्टन ओर से इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है और प्योर मेटल को फाइंड आउट कर लिया जाता है। लेकिन जो मीडियम रिएक्टिव मेटल तो होती है, या मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, उनके लिए प्रोसेस डिफरेंट होते हैं। तो लो रिएक्टिव मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो जनरली वो कार्बोनेट या सल्फाइड ओर्स के रूप में प्रेजेंट होती हैं। अब इनको सेपरेट आउट करने के लिए उनको हीटिंग अप किया जाता है। तो दो प्रोसेसेस हैं, कार्बोनेट ओर्स के लिए कैल्सिनेशन का प्रोसेस होता है हीटिंग का, और सल्फाइड ओर्स के लिए रोस्टिंग का प्रोसेस होता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे वो क्या होते हैं। और जब हम इनको हीटअप करते हैं तो ऑक्साइड्स मिल जाते हैं मेटल्स के, और ये ऑक्साइड्स को फिर हम एक रिड्यूसिंग सब्सटेंस एजेंट के साथ हीट करते हैं, और इस तरह से मेटल्स का रिडक्शन हो जाता है, और फिर जो मेटल मिलती है उसको रिफाइन कर लिया जाता है। लो रिएक्टिविटी सीरीज की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो सल्फाइड ओर्स के रूप में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। तो उनको हीटअप किया जाता है, और यानी कि रोस्टिंग की जाती है उनकी, तो मेटल्स मिल जाते हैं, और उन मेटल्स को फिर प्योरीफाई करने के लिए रिफाइनिंग का प्रोसेस किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी सीरीज। लो रिएक्टिविटी सीरीज में आने वाली मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। देखिए, मेटल्स जो कि लो होती हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, सबसे नीचे होती हैं, वो बहुत कम रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, और जनरली वो सल्फाइड ओर्स के रूप में मिलती हैं। सबसे पहले इन सल्फाइड ओर्स को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है बाय द हीटिंग। इन अब जो ऑक्साइड्स आपको मिल रहे हैं उनको फिर रिड्यूस किया जाता है, और उस रिडक्शन के बाद हमको मेटल मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो एग्जांपल ले रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फाइड। एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी फ्रॉम सिनेबार, सिनेबार इसका एक ओर है जिसको हम मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं, या मरकरी का सल्फाइड कहते हैं, सिनाबार कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये इसी नाम से आ जाता है, हाउ कैन यू सेपरेट मरकरी फ्रॉम सिनेबार। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, मरकरी सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीटअप किया जाता है। इसको हम
हीट करते हैं, और जब हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो मरकरी का ऑक्साइड बनता है, साथ में SO2 गैस रिलीज हो जाती है। इस मरकरी ऑक्साइड को फिर हीट किया जाता है तो फिर मरकरी मेटल मिल जाता है, साथ में ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। इसी तरह से एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर्स को अगर हम समझें तो कॉपर सल्फाइड जो होता है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है, एंड जब हम इसको हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो जो बचा हुआ कॉपर सल्फाइड है, इन दोनों का मिक्सचर, जब उसको फिर हम फर्दर हीट करते हैं यानी इसको हीट करते रहते हैं, तब हमको क्या मिलता है, कॉपर मिलता है, साथ में SO2 मिल जाता है। इस तरह से ये जो मेटल मिल रही है आपको, कॉपर एंड मरकरी, ये प्योर मेटल नहीं है अभी, इनको फिर रिफाइन किया जाता है, डिफरेंट प्रोसेस होते हैं उसके लिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ मिडिल या रिएक्टिविटी सीरीज या मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स के लिए कौन सी एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस यूज किया जाता है। तो देखिए जिंक, आयरन, लेड, ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। जनरली ये सल्फाइड या कार्बोनेट ओर्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन कार्बोनेट और सल्फाइड्स को किस में कन्वर्ट किया जाता है, दे आर कन्वर्ट इनटू देयर ऑक्साइड्स। अब ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास दो प्रोसेसेस होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, VIP है, ठीक है। VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं कहेंगे हम इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो रोस्टिंग एक प्रोसेस कहलाता है, रोस्टिंग। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन की डेफिनेशन भी आपको मालूम होनी चाहिए। रोस्टिंग क्या होता है, सल्फाइड ओर्स आर स्ट्रांगली हीटेड, सल्फाइड ओर्स को बहुत ज्यादा हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं मेटल के ऑक्साइड्स में, ठीक है। किसमें कर रहे हैं ये, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जरूरी है, ठीक है। तो जिंक सल्फाइड को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट अप करते हैं तो क्या बन जाता है, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड साथ में SO2 गैस निकलती है, क्लियर। इसी तरह से अगर हम कैल्सिनेशन की बात करते हैं तो कार्बोनेट ओर्स के लिए क्या जाता है कैल्सिनेशन, एंड इट इज स्ट्रांगली हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर। दो डिफरेंसेस आ रहे हैं यहाँ पर, देखिए रोस्टिंग इज डन फॉर सल्फाइड ओर्स एंड कैल्सिनेशन इज डन फॉर कार्बोनेट ओर्स। रोस्टिंग in the process of roasting, ores are heated in presence of oxygen, but in the process of calcination ores are heated in absence of ऑक्सीजन या इन एब्सेंस ऑफ एयर। जब एब्सेंस ऑफ एयर में कार्बोनेट ओर्स को हीटअप किया जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं मेटल ऑक्साइड्स में, ठीक है। तो इस तरह से ZnCO3 यानी जिंक के कार्बोनेट्स को अगर हम हीट करते हैं तो वो जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारे पास क्या आ गया, रोस्टिंग से भी ZnO मिला और कैल्सिनेशन से भी ZnO मिला, लेकिन यहाँ पर ओर्स अलग हैं, ठीक है। ये सल्फाइड ओर्स के लिए हो रहा है और ये कार्बोनेट ओर्स के लिए हो रहा है, हमारे पास जिंक ऑक्साइड आ गया दोनों साइड में। अब इस जिंक ऑक्साइड को फिर क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होता है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। जो भी मेटल ऑक्साइड आपके पास बना उस मेटल ऑक्साइड को फिर किसी एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पर, और उस कंडीशन में मॉल्टन आपको मेटल मिल जाती है, ठीक है। तो उसमें आप क्या करेंगे, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन या और कोई रिड्यूसिंग एजेंट अकॉर्डिंग टू द ओर वहां पर यूज किया जाता है, और उस प्रोसेस में जब उसको स्ट्रांगली हीट करते हैं हम, जैसे हम ZnO की बात करें तो जिंक ऑक्साइड को कार्बन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो जिंक अलग हो जाता है, कार्बन अलग हो जाता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है यहाँ पर। इसी तरह से Fe2O3 प्लस 2Al, Fe2O3 आयरन के ऑक्साइड को अगर एल्यूमिनियम के साथ हीटअप करते हैं तो आयरन अलग हो जाता है, Al2O3 अलग हो जाता है। MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड को अगर एल्यूमिनियम के साथ हीट किया जाता है तो Mn एंड Al2O3, Mn सेपरेट आउट हो जाता है। इस तरह से ये जो वो बनती हैं मेटल्स, ये मॉल्टन स्टेट में होती है। देखिए यहाँ पर इस तरह की एक भट्टी होती है जिसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, जो भी हमारा ऑक्साइड है उसको डालते हैं, साथ में हमारा कोक या लाइम स्टोन या जो भी हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है वो भी पुट कर दिया जाता है। उसके बाद हम उसको बहुत
हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, और जब उसको हीट करते हैं तो वो जो मेटल होती है वो मेल्ट हो जाती है, और मॉल्टन मेटल को हम नीचे से साइड से निकाल लेते हैं, और जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो स्लग के रूप में अलग हो जाती है। स्लग हमने पढ़ा था, एक्चुअल में क्या था वो, फ्लक्स विद गैंग। ठीक है, तो इस तरह से उसको सेपरेट आउट कर लिया जाता है, और यहाँ जो मेटल्स मिल रही हैं वो मॉल्टन स्टेट में होती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ टॉप इन रिएक्टिविटी सीरीज, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, जो कि टॉप मोस्ट होती हैं, उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं या उनको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो तो क्योंकि बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, तो वहां पर हम किसी भी तरह का रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि रिडक्शन नहीं होता है इन हाईली रिएक्टिव मेटल्स का, उनको हम डायरेक्टली इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं। उसमें हम उनका क्या लेते हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जो टैंक होता है उसके अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन होता है उस मेटल से रिलेटेड, और फिर उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं कैथोड एनोड पर। तो आप यहाँ पर देखें, अगर हमने यहाँ पर देखिए सोडियम को NaCl से हमने अलग करने के लिए या उसकी एक्सट्रैक्शन के लिए एक वो सेटअप किया है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोड है दो, एनोड और कैथोड, और इस जो टैंक है इसके अंदर हमने NaCl कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इस सॉल्यूशन में सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन सेपरेट हो जाते हैं, और ये अपने अपनी साइड के इलेक्ट्रोड्स पर चले जाते हैं। तो क्योंकि सोडियम पॉजिटिव है इसलिए वो कहाँ चला जाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाके जमा हो जाता है, और जो क्लोराइड है क्योंकि वो नेगेटिव है इसलिए वो पॉजिटिव आयन की तरफ जाके जमा हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लेकर, सोडियम आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम बनाता है, और क्लोराइड आयन किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और टोटल जो नेट रिएक्शन होती है आपकी वो Na+Cl- यानी कि Na बन जाता है और Cl2 गैस बन जाती है। इस तरह से ये यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, जो भी मेटल हमको मिली लो रिएक्टिविटी सीरीज या मॉडरेट रिएक्टिविटी सीरीज में, उनको उनके अंदर वो प्योर नहीं होती, मैंने आपको बताया था, उनके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। उन इम्प्योरिटीज से प्योर मेटल फाइंड आउट करने के लिए रिफाइनिंग किया जाता है, यानी प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। रिफाइनिंग का मतलब होता है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। तो ये जो प्योरिफिकेशन है वो किस लिए किया जाता है, जिससे कि मेटल्स जो होती हैं वो प्योर की जा सकें। तो प्योर मेटल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक। ठीक है, तो ये जो मेटल्स होती हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड या जिंक, इन सब को प्योर फॉर्म में लाने के लिए हमको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी पड़ती है, और इस प्रोसेस में इम्प्योर मेटल का एनोड बनाया जाता है, और प्योर मेटल की एक थिन स्ट्रिप जिसको हम कैथोड के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, इम्प्योर मेटल की जो स्ट्रिप होती है वो थिक होती है, और एक पतली स्ट्रिप होती है प्योर मेटल की। तो इस तरह से दो स्ट्रिप होती हैं, और फिर हम उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो इम्प्योर मेटल है वहां से मेटल डिसॉल्व हो जाती है सॉल्यूशन के अंदर, और वहां से फिर वो जो सॉल्यूशन है, जैसे हम यहाँ पर बात करें इम्प्योर कॉपर की बना हुआ, तो इसमें से कॉपर के जो आयंस हैं क्योंकि वो पॉजिटिव होते हैं, वो कहाँ पर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, नेगेटिव आयंस के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि कैथोड्स के ऊपर इलेक्ट्रोड्स, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स यानी कैथोड के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, और इस तरह से आपको प्योर कॉपर की एक स्ट्रिप जो कि थिन थी वो धीरे धीरे थिक हो जाती है। इस तरह से आप इस मेटल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और एग्जाम में ये सिर्फ इसी तरह से आ सकता है कि हाउ कैन यू फाइंड प्योर कॉपर फ्रॉम कॉपर सॉल्यूशन। ठीक है, या रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, इसको एक्सप्लेन करिए, तो आपको ये इस तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट बच्चों, क्योंकि हमने देखा जो भी हमारे मेटल्स होते हैं वो
अगर खुले में रहते हैं तो उनका कोरोजन हो जाता है। ठीक है, ये आप फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। कोरोजन, कोरोजन क्या होता है? कोरोजन होता है ईटिंग ऑफ मेटल, ईटिंग अप ऑफ मेटल, या डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स ड्यू टू एयर, वाटर और केमिकल। ये जो प्रोसेस होते हैं इसको हम कहते हैं कोरोजन। और आपने इसमें आयरन की रस्टिंग देखी है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं कॉपर के जो बर्तन होते हैं वो भी ग्रीनिश हो जाते हैं, तो ये भी एक तरह का कोरोजन ही होता है। सिल्वर जो होती है वो ब्लैकन हो जाती है और वो भी एक तरह का कोरोजन ही होता है। एज ब्लैकन हो जाती है, या कॉपर की अगर हम बात करें तो वो ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारा जो, और आयरन के ऊपर रस्टिंग तो आप जानते ही हैं, ये सब चीजें क्या होती है? कोरोजन होती है। तो कोरोजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसके हमने कुछ प्रोसेस भी पढ़े थे। पेंट कर दिया जाता है, या हम उसको ऑयलिंग कर देते हैं, या हम उसको गैल्वेनाइज कर देते हैं, ठीक है ना, या फिर हम उसको एलॉय बना देते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर एलॉयज। तो एलॉयज देखिए क्या होता है एक्चुअल में। एलॉय इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिला दिया जाता है, या एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिलाकर एलॉय बना दिए जाते हैं। ठीक है, मिक्सचर होता है जनरली ये। और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ये एलॉय की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो मेटल की प्रॉपर्टीज से डिफर हो जाती हैं जब दो मेटल्स को मिला देते हैं, या मेटल और नॉन मेटल को मिला देते हैं। तो वो रजिस्ट करते हैं कोरोजन को, यानी कोरोजन उनके अंदर नहीं होगा। उनके मेल्टिंग पॉइंट जो होंगे वो लेस होंगे प्योर मेटल से। तो इसलिए कहाँ कहाँ पर हम लेस मेल्टिंग पॉइंट यूज करते हैं, वहां पर हम एलॉयज का यूज कर सकते हैं। और वो मेटल से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, साथ में मेटल से ज्यादा हार्ड होते हैं, इसलिए हम इनका यूज करते हैं, या एलॉयज को हम बनाते हैं। कुछ कॉमन एलॉयज जो हम यूज करते हैं उसमें ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर एक्सेट्रा, इस तरह के जो एलॉयज हैं वो होते हैं। अभी हम देख रहे हैं कंपोजिशन ऑफ एलॉयज। कौन कौन से जो एलॉयज हैं उनके अंदर कंपोजिशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। कंपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत इजीली पूछा जा सकता है, तो ये वाला पार्ट आप बहुत अच्छे से लर्न करें, ये भी वीआईपी है। ठीक है, तो ब्रास की अगर हम बात करते हैं तो ये कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर होता है। ब्रॉन्ज की अगर आप बात करें तो कॉपर एंड टिन का मिक्सचर होता है। अमलगम क्या होता है? अमलगम एक्चुअल में जो भी अमलगम बनते हैं उसमें एक मेटल तो मरकरी होता ही है। मरकरी का जो अलॉय होता है वो अमलगम कहलाता है, लेकिन उसके साथ दूसरी मेटल कुछ भी हो सकती है। टिन हो सकती है, सिल्वर हो सकती है, जिंक हो सकती है। ठीक है, और ये जो अमलगम होता है, अमलगम एक तरह का पेस्ट होता है, सेमी सॉलिड पार्ट होता है। इसको हम यूज करते हैं डेंटल फिलिंग में। मोस्ट ऑफ द टाइम जब कैविटीज हो जाती हैं तो डॉक्टर्स उसको फिल कर देते हैं, और उस फिलिंग में जो यूज किया जाता है वो अमलगम यूज किया जाता है। वो या तो सिल्वर की फॉर्म में हो सकता है, जिंक की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो टिन, सिल्वर या जिंक के साथ अगर मरकरी एक मेटल होता है तो वो अमलगम कहलाता है। नेक्स्ट इज सोल्डर, ये भी वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के अकॉर्डिंग आता है क्वेश्चन। ये होता है लेड एंड टिन का मिक्सचर, और इसको हम वेल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स की वेल्डिंग के रूप में यूज करते हैं। आपने कभी टीवी की जो चिप होती है उनको रिपेयरिंग करते हुए अगर देखा हो तो वहां पे सोल्डरिंग होती है, उनकी जो अंदर की चिप होती है उस पर सोल्डरिंग की जाती है, वायर्स जो लगे होते हैं उनको वेल्ड किया जाता है। उस टाइम पर एक इंस्ट्रूमेंट वो यूज करते हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट वेल्डिंग के लिए काम में आता है, उसको हम सोल्डर कहते हैं, उसमें सोल्डर का यूज होता है। स्टेनलेस स्टील एक्चुअल में मिक्सचर है आयरन, क्रोमियम और निकेल का। और ये आपको मालूम है कि आयरन में जंग लग जाती है, लेकिन अगर स्टेनलेस स्टील अगर हम यूज करते हैं तो उसमें किसी भी तरह की कोई रस्टिंग नहीं होती है। तो रस्ट से बचाने के लिए बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जहां पर हम स्टील का यूज करते हैं, जैसे कि साइकिल के हैंडल्स, रिम्स, या फिर हम जो यूटेंसिल्स यूज करते हैं वो सब स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं। गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वो प्योर फॉर्म में होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन वो उसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो उसको हार्ड बनाने के लिए या तो उसके अंदर सिल्वर या फिर कॉपर की मिक्सिंग कर दी जाती है, और वो जो मिक्सिंग होता है फिर वो एलॉय कहलाता है। और उस टाइम उसकी जो प्योरिटी होती है वो 22 कैरेट रह जाती है। ठीक है, तो जो ज्वेलरी के लिए यूज किया जाता है गोल्ड, उसकी प्योरिटी सिर्फ 22, 18 या 20 या 14 कैरेट होती है अकॉर्डिंग टू द ज्वेलरी। और उसको हम यूटिलाइज करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, क्लियर, लेकिन उसमें इम्प्योरिटी होती है, वो प्योर नहीं होता है।
सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर दैट दिस चैप्टर। और आगे आने वाले वीडियोस के लिए आप जरूर मुझसे जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर एंड कमेंट। सी यू अगेन।